कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नियत वादा डाल लीजिए, जीवन है छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहेगी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ण विचार के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि प्रथम वीडियो में हम लोग वर्ण के प्रकार पढ़े हुए थे, जिसमें स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण के भी प्रकार अंदर से पढ़े हुए थे। लेकिन हम ये देखे हुए थे कि प्रयत्न के आधार पर, ठीक है ना, वर्ण का अलग अलग प्रकार भी होता है। जैसे हम कोई बात बोलते हैं तो उन अंदर से जो हमारी स्वर तंत्रियां होती हैं वो बहुत ज्यादा जो है उसमें घर्षण होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखा जाता है तो दो तीन तरह के और भी हमें वर्ण मिल जाते हैं। जैसे आप देखेंगे घोष वर्ण, सघोष वर्ण। आप देखेंगे दूसरा एक तरह से मिलेगा आपको अल्प प्राण, महाप्राण। बात समझ रही? तो इस तरह के कुछ ऐसे वर्ण आपको देखने को मिलेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे ढंग से समझे हुए थे, चीजों को बहुत अच्छे ढंग से क्लियर भी किए हुए थे कि किस तरह वर्ण को उच्चारण के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे आप स्वर वर्ण देखे थे, व्यंजन वर्ण देखे थे, फिर स्वर वर्ण में भी हम देखे थे कि संयुक्त स्वर क्या होता है, क्योंकि आप ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर तो पढ़ के छोड़ दिए, लेकिन संयुक्त स्वर क्या होता है बात हम देख रही। द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं। उसी तरह आप देखे हुए थे कि संयुक्ताक्षर किसे कहा जाता है, अनुनासिक वर्ण किसे कहा जाता है, अयोगवाह किसे कहा जाता है। बहुत ऐसे यूनिक यूनिक चीज था जो हम पीछे वीडियो में देखे हुए थे, ठीक है ना। तो ये वर्ण का दूसरा पार्ट होने वाला है, लास्ट तक आप बने रहिएगा। अब कहीं ना कहीं से जरूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सीखिएगा। इसलिए चलिए हम लोग मिलकर मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। पहला बात यहां पर आप देखिए कि हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के प्रकार। मतलब ये कि प्रयत्न का मतलब क्या होता है, जब हम बोलने की कोशिश करते हैं कोई चीज और उसमें जो हमारे श्वास वायु के द्वारा जो उसमें एफर्ट लगाया जाता है, जो प्रयास किया जाता है, ठीक है ना, और उसमें जो परिवर्तन आता है उसे ही हम लोग प्रयत्न कहा जाता है। बेसिकली हमें कह रहा है क्या, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे स्वर तंत्री में श्वास कंपन होता है। थोड़ा सा आप यहाँ पर दीजिएगा, क्या कर रहा है, तो हमारे स्वर तंत्री में श्वास श्वास कंपन, श्वास वायु की मात्रा तथा मुख से विभिन्न अवयवों के द्वारा श्वसन क्रिया में अवरोध उत्पन्न होता है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे स्वर तंत्री में श्वास कंपन, श्वास वायु की मात्रा तथा मुख के विभिन्न अवयवों के द्वारा श्वसन क्रिया को अवरोध किया जाता है, यानी श्वसन करने में अवरोध उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रयत्न कहते हैं। जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कि आप कोई एग्जाम दे रहे हैं और उसमें कोई ऐसा चीज है जो आपका बाधक बन रहा है, फिर भी आप प्रयास कर रहे हैं, तो आप कहने का मतलब क्या हो रहा है कि आप उस चीज को क्रैक करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। बात वही है, जब हम कोई बात बोलते हैं तो अंदर से वायु निकलता है, श्वसन वायु जिसे हम लोग कहते हैं। तो जब वो निकलता है तो उसको बहुत सारी अवयव जो है रोकने का प्रयास करती है, फिर भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी जो प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रयत्न करना, प्रयत्न है, ठीक है ना। तो प्रयत्न के आधार पर आप देखेंगे दो तरह से प्रयत्न किया जा रहा है। एक तो जब प्रयत्न किया जाता है तो स्वर तंत्री में घर्षण उत्पन्न होता है, ठीक है ना, उसमें कंपन उत्पन्न होता है। तो अगर मान लीजिए कि स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर देखेंगे तो हम वर्ण को दो तरह से देखेंगे। एक जो होगा घोष या सघोष वर्ण कहेंगे और दूसरा जो होगा आपको अघोष वर्ण कहेंगे। पहला नंबर घोष या सघोष वर्ण, दूसरा अघोष वर्ण। तो देखिए नाम से पता चल रहा है घोष या फिर सघोष। तो स का मतलब होता है के साथ में, घोष का मतलब ये हुआ कि जब किसी वर्ण को आप बोलिएगा तो हमारे स्वर तंत्री में घर्षण उत्पन्न होगा, मुख की जो वायु है वो स्वर तंत्रियों को घसड़ते हुए बाहर निकलेगा। तो जब ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में झंझनाहट उत्पन्न होता है, बात समझ रहे हैं, घर्षण उत्पन्न होता है, तो उसे हम लोग घोष वर्ण कहते हैं। बात समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें किस तरह के वर्ण जो आएगा वो आपको घोष में आएगा या फिर स्वघोष में आएगा, ध्यान दीजिएगा। जब हम कहें घोष, इसका मतलब स्वघोष, स का मतलब जो घोष के साथ यानी घर्षण के साथ बाहर निकलता है। तो इसमें देखिए जितना भी वर्ण वर्ग होता है, आपको हम पहले भी बताए थे कि वर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पा और प वर्ग। टोटल 5 गो वर्ण वर्ग है जिसमें 25 आपको वर्ण मिलेगा, ठीक है ना। और उस वर्ण में से आप देखेंगे कि प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है, ठीक है ना। तो उसमें से हम प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा जो नंबर का वर्ण होगा, ठीक है ना, जैसे हम बोलते हैं क ख ग घ अंग, ठीक है ना। तो क ख, ठीक है ना, उसके बाद देखिए ग घ अंग। आप देखो कभी बोल के देखो, बोलो क ख ग
जब ग बोलते हो तो नट्टी पर जो ऐसा लगता है ना कि जोड़ पड़ रहा है, आवाज भारी हो गया। क बोलते हो तो बड़ा नॉर्मल है, क ख ग घ अंग। तो मतलब यहां से लगता है कि वायु जो है ना वो क्या हो रहा है, भारी हो गया हुआ है। भारी हो गया मतलब वो घर्षण करके बाहर निकल रहा है, बात समझे कि नहीं। उसी तरह च छ, उसके बाद देखो दो को छोड़ दो, उसके बाद ज झ य, तो यहां से जो लगता है ना कंठ पर से घर्षण करते हुए बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे किसी भी वन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, दूसरा, जितना भी आपका स्वर वर्ण होगा, ठीक है ना, जितना आपका स्वर वर्ण होगा वो आपका। अब देखिए एक और हम आपको चीज समझाते हैं, यहां पर देखिएगा, आप अगर य र ल व लिख देते य र ल व, ये तो आपको चारू हो गया। आप प्लस ह, ध्यान रखिएगा, ह स तलाबे स मूर्धन स दंती स, ये अलग हो गया। ह जब बोलेंगे तो आवाज नट्टी के पास से आएगा और लगेगा कि आवाज भारी आ रहा है। तो देखिए यहां पर क्या देखिए, तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस टोटल का टोटल स्वर वर्ण। उसके बाद क्या देखिए, य र ल व, य र ल व को क्या कहते हैं हम लोग, अंथ अस्त व्यंजन, ठीक है ना। और उसके बाद एक जो आएगा ह आएगा, ह का मतलब वो उस व्यंजन का पार्ट है, ठीक है ना। तो देखिए आप अगर देखेंगे तो क्या हो रहा है कि केवल उष्म व्यंजन में तीन ऐसे केवल तलाबे स, मूर्धन्य स और दंती स, ये तीन ऐसे वर्ण होंगे, बात समझे कि नहीं। ये बार बार ये जो है पिक्चर मेरा कुछ कुछ कट रहा होगा, ठीक है ना, तो थोड़ा सा आप इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो बस अब ट्रिक याद रखिए, घोष वर्ण में कौन कौन आएगा, तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ण वर्ण का, ठीक है ना। उसके बाद य र ल व और एक उष्म व्यंजन में से देखेंगे तो ह, तीनों स इसमें नहीं आएगा, तीनों स किस में आएगा, आपको अघोष में आएगा, ठीक है। उसके बाद सभी स्वर वर्ण। तो टोटल आप देख लिए यहां पर कि इसमें किस तरह का वर्ण इसमें शामिल है, बात समझ गई। तो आई थिंक समझ गए कि घोष या स्वघोष क्या होता है। दूसरा देखिएगा अघोष। तो अघोष का मतलब क्या हो गया कि वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में ज्यादा कंपन नहीं होता है, नाम मात्र का होता है, जो महसूस नहीं होता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सिर्फ श्वास का प्रयोग होता है, स्वर तंत्री में कोई विशेष कंपन नहीं होता है, उन्हें हम अघोष कहते हैं। स्वर तंत्री में विशेष कंपन होता ही नहीं है तो उसमें अघोष कहेंगे, जिसमें घर्षण हो ही नहीं रहा है। तो आप याद रखिए कि प्रत्येक वर्ण वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तो घोष हो गया, तो बचा कौन, पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा क्या हो रहा है भाई साहब, घोष, अरे अघोष हो गया, ठीक है ना, क्योंकि उसमें घर्षण नहीं हो रहा है। अच्छा दूसरा देखिए कि आप देखेंगे अगर तो पूरा का पूरा आप देखिए कि अंथ अस्त व्यंजन य र ल व, ये तो हो गया आपको स्वघोष में, ठीक है ना। लेकिन ह भी उसी में चला गया, तो तलाबे से यानी तीन गो जो स बच गया वो आपको अ में आ गया, अघोष में आ गया। तो याद रखिएगा पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और प्लस तीन गो स जो है ये इसमें आ जाएगा अघोष में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, अघोष वर्ण में आ जाएगा। इतना तो क्लियर हो जाएगा ना। तो अब देखिए एक मिनट के अंदर इस बात को क्या समझ रहे हैं कि प्रयत्न स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर वर्ण को दो भाग में, एक को बोले हम लोग घोष या सघोष, दूसरा अघोष। तो घोष या सघोष किसे कहते हैं, तो जिस वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रिया में कंपन, ज्यादा कंपन उत्पन्न होता है, बात समझे कि नहीं, या फिर वायु जो है घर्षण करते हुए बाहर निकलती है, उसे हम घोष वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। अब घोष वर्ण में कौन कौन सा वर्ण आएगा, तो किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा और उसके बाद य र ल व, ठीक है ना, और ह, उसके बाद पूरा का पूरा स्वर वर्ण, उसमें क्या हो जाएगा आपको सघोष में हो जाएगा। अघोष में क्या हो जाएगा, या वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में, ठीक है ना, स्वर तंत्री में विशेष कोई कंपन नहीं होता है, तो उसे हम लोग अघोष कहते हैं। इसमें दूसरा और पहला और दूसरा वर्ण वर्ग का हो जाएगा और उसके बाद तीनों स हो जाएगा, तालाबे स, मूर्धन स, दंती स हो जाएगा, ठीक है। अब आइए करा क्या, श्वास वायु प्राण की मात्रा के आधार पर, मतलब जब आप बोलते हैं कोई भी वर्ण को, आप जब बोलते हैं तो उसमें आपको यह ध्यान देना है कि मुंह से वायु जो है, श्वास वायु जो है वो कितना निकल रहा है, ठीक है ना, किस मात्रा में निकल रहा है, इस बात को थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम है, बार बार पिक्चर गड़बड़ हो रहा होगा, ठीक है ना, तो यार थोड़ा सा उसको इग्नोर मारना, ठीक है। तो जब हम कोई वर्ण को बोलेंगे और उसमें से ये ध्यान में रखेंगे कि इसमें से जो वर्ण को बोल रहे हैं, तो उस वर्ण को बोलने में मुंह से जो वायु निकल रहा है उसका मात्रा कितना है, ज्यादा वायु निकल रहा है, कम वायु निकल रहा है, ज्यादा जोड़ लगाना पड़ रहा है कि कम जोड़ लगाना पड़ रहा है। जब ज्यादा जोड़ लगाइएगा तो ज्यादा वायु बाहर निकलेगा, जब कम जोड़ लगाइएगा तो कम वायु बाहर निकलेगा। बहुत सिंपल बात है ना यार। तो अब देखो इसी तरह अगर हम देखेंगे कि प्राण वायु की मात्रा के आधार पर तो वर्ण दो प्रकार के, एक अल्प प्राण,
प्राण कहने का मतलब क्या हो गया कि जो श्वास वायु है, बात समझे कि नहीं, उसको हम प्राण कह रहे हैं। तो अल्प प्राण जिसमें थोड़ा वायु बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अल्प प्राण में क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अल्प प्राण देखिए, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलता है, उसे ही हम अल्प प्राण, उसे ही हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं, उसे ही हम अल्प प्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ण का देखिएगा अल्प प्राण, आप ध्यान रखिए, तो इसमें जितना भी विषम स्थान पर आने वाला वर्ण होगा वो होगा। तो देखिए पहला, तीसरा, पांचवा, देखिए पहला, तीसरा और पांचवा, उसके बाद य र ल व पूरा हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा अड़, देखिए यहाँ पर र ढ, तो र, जो र होगा र, बात समझे कि नहीं, ड के नीचे अगर बिंदु देते तो र, ढ के पीछे ड के बीच नीचे बिंदु देते तो ढ, ठीक है ना। तो बिंदु वाला यहाँ पर र होगा, ठीक है ना। अड़ तो हम लोग इसको बोलते हैं न, बड़ी न छोटी न, ठीक है ना। त थ द ध न, ट ठ ड ढ, तो ड कौन हो गया ये, इसमें बिंदु लगा लिए तो ड़, ठीक है ना। ड हो गया आपको ट की तरह रहता है, ठीक है ना, नीचे बिंदु लगा देंगे तो ढ, ठीक है ना। तो इसलिए ड़, ठीक है ना। तो ये हो गया। दूसरा ही आप देखेंगे कि महाप्राण, महाप्राण में क्या होगा, आप देखिए महाप्राण जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि जिसमें श्वास वायु क्या हो रहा है, ज्यादा मात्रा में बाहर निकल रहा है, तो उसे आप क्या कहेंगे कि वैसा व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में मुख से श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलता है, उसे हम महाप्राण कहेंगे। सिंपल बात है ना। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें जितने सम स्थान पर आने वाले अंक होंगे, तो सम स्थान पर कौन होगा भाई साहब, एक तो होगा आपका दूसरा और चौथा, ठीक है। उसके बाद देखिए अंत अस्त व्यंजन य र ल व तो हो गया आपको किसमें, अल्प प्राण में। तो यानी जो बच गया तलाबे स, मूर्धन स, दंती स और ह, तो ये किस में हो जाएगा आपको, महाप्राण में। और देखिए र उसमें बोल रहा है तो ढ किस में हो जाएगा आपको, ढ किस में हो जाएगा आपको, महाप्राण में हो जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया ना, इतना बिल्कुल बवाल मचा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, करा क्या, उच्चारण के स्थान पर वर्णों के भेद, मतलब कि वर्णों का उच्चारण जो है वो अलग अलग मुख के अंगों के द्वारा होता है। ऐसा नहीं है कि केवल मुंह के अंदर किसी एक अंग के माध्यम से वर्णों का उच्चारण हो जाता है। उसमें किसी भी वर्ण को बोलने में वर्ण हमारे मुख के अंदर के बहुत सारे अंगों का उसमें सहयोग होता है, लेकिन उन सभी में से कोई एक अंग ऐसा होता है जिसका सहयोग किसी एक विशेष वर्ण को बोलने में ज्यादा होता है, उनका सहयोग, ठीक है ना। तो जिनका सहयोग ज्यादा होगा हम वैसे वर्ण को हम उस अंग के साथ जोड़ के देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कंठ है वर्ण, तो हम आपको बताए थे अकुह, हम आपको फॉर्मूला क्या बताए थे, अकुह। तो अकुह का मतलब अ आ, बात समझे कि नहीं, कु का मतलब क वर्ग, एक तो हो जाएगा ह प्लस विसर्ग, ठीक है ना। ये आपको क्या हो जाएगा, अकुह के हम पढ़ेंगे कंठ वर्ण। तो सबसे पहले आप देखिए हमारे मुख के अंदर की 5 जो है जो अंग है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, वर्णों को बोल सकते हैं, उसका उच्चारण कर सकते हैं। वो 5 अंग कौन कौन सा है, तो सबसे पहले कंठ, कंठ के ऊपर आइएगा तो तालु, तालु के थोड़ा सा बाहर दांत के ऊपर आइएगा तो मूर्धा, ठीक है ना। उसके बाद आगे आइएगा तो दांत, और सबसे बाहर आइएगा तो ओठ हो जाता है। तो 5 को आप याद रखिएगा, अगर लाइन से खूब ध्यान रखिए, 5 को आप लाइन से याद रखिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो देखिए पहले हम कंठ बोले तो कख में पहले हम क वर्ग पढ़ते हैं ना, क वर्ग के बारे में, तो कंठ से क वर्ग, फिर तनी ऊपर आ जाइए तो तालु, तो उसके बाद च वर्ग तालु से, तो क के बाद च, इधर भी कंठ के बाद क्या हो रहा है, तालु। तो इस ट्रिक से याद रखिए, पहले क वर्ग तो इसमें भी पहले कंठ, उसके बाद च वर्ग तो इसमें भी पहले तालु, ठीक है ना। उसके बाद ट वर्ग तो तालु के बाद मूर्धा, ठीक है ना। उसके बाद आता है त वर्ग तो मूर्धा के बाद दांत, ठीक है ना। और उसके बाद आता है प वर्ग तो दांत के बाद ओष्ठ। तो एक लाइन से आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए कि आप य तालाबे समुद्र से दंती सा हो गया, ठीक है ना, उसके बाद स्वर वर्ण बाकी रह गए, तो फिर इसका उच्चारण कहां से होगा। तो आप इसके लिए हम ट्रिक बनाए, ठीक है ना, जिसमें आपको बताए थे अकुह, ऋतु रेशा, इचु ऐसा, तलाश, बात समझे कि नहीं। उसके बाद उपोष्ट,
ये एक ट्रिक बनाए थे जिसमें पूरे के पूरे वर्ण को हम लोग एक साथ देख सकते हैं। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक बार पहले हम लोग इसको देख सकते हैं, लास्ट में आपको हम ट्रिक भी बोर्ड पे बताएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका ट्रिक याद रखिएगा, अ कु ह विसर्ग हो जाए। तो देखिए अ का मतलब जो उसके साथ संघीय सजातीय वर्ण बताएंगे, आपको बताए होंगे सजातीय स्वर वर्ण, ठीक है ना। तो सजातीय मतलब जो एक ही, जिसका उच्चारण एक ही तरह लगभग होगा, उसे सजातीय वर्ण कहते हैं। तो अ और आ, तो इसमें अ का मतलब हो गया अ और आ कु का मतलब हो गया क वर्ग, क वर्ग। आ देखिए ह, तो एक तो ह हो गया, एगो विसर्ग हो गया। तो इस टोटल का जो उच्चारण होगा किससे होगा, कंठ से होगा। दूसरा तालव्य, यानी तालु से बोलने वाले वर्ण को तालव्य बोलेंगे। तो इसमें याद रखिएगा इचु एसा, इसको याद कैसे रखिएगा, इचु, इचु एसा, इचु एसा। तो देखिए अब देखिए इचु एसा था, ई से क्या हो गया, छोटी ई बड़ी ई यहां पर हो गया। चू से क्या हो गया, यहाँ पर चू से देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका च वर्ग हो जाएगा। एसा, तो य से य हो गया, सा से मतलब तालाब्य स हो गया, तालाब्य स। तो फिर कहिएगा सर ये हम दिमाग में कैसे रखेंगे कि पहले ही तालाब्य स होगा, इसमें कौन सा स होगा। तो आप खुद दिमाग से सोचो यार, कि अगर हम बात करें तालाब्य स, अगर यरल व पढ़ते हैं तो पहले कौन सा वर्ण आता है, पहले तालव्य स आता है, फिर उसके बाद पेटकाटवा स जिसको हम लोग मूर्धन्य स बोलते हैं, मूर्धन्य स बोलते हैं, फिर उसके बाद दंती स आता है, ठीक है ना। तो खूब ध्यान देखो, इसको हम तालव्य स बोलते हैं। तो जब हम तालव्य वर्ण कह रहे हैं तो इसका मतलब तालव्य वर्ण में कौन सा वर्ण आएगा, तालव्य स आएगा। उसके बाद मूर्धन्य स, तो मूर्धन्य वर्ण को मूर्धन्य स बोलेंगे, तो यानी उसमें मूर्धन्य स, नाम से ही पता चल रहा है कि ये मूर्धन्य, यानी दूसरा नंबर पर कौन आएगा, मूर्धन्य स। तीसरा नंबर पर कौन आएगा आपको यहाँ पर दंते वाला, दंती स बोले। तो ट्रिक से याद रखिए, तालव्य स का मतलब तालु से बोला जा रहा है, मूर्धन्य स का मतलब हो गया पेटकाटवा स, और दंत स का मतलब हो गया जो लास्ट में स आ रहा है उसको। कितना आसान है। तो आप समझ गए तालव्य स। मूर्धन्य स, मूर्धन्य स का मतलब क्या होगा, जो मूर्धा से बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो मूर्धन्य स्वर में याद रखिएगा ऋतु रेसा, ऋतु, ऋतु रेसा, ठीक है ना। तो ऋतु रेसा का मतलब क्या हो गया, री हो गया, ट से ट, टू से ट वर्ग हो गया, और रेसा तो र हो गया और स हो गया, तो ऋतु रेसा, ठीक है ना। अब हो गया दंते वर्ण, दंते वर्ण मतलब जिसका उच्चारण हम दांत से करते हैं, ठीक है ना। तो हम इसमें एक तरीक बताते हैं, तलाश, तलाश, तलाश। तो देखिए तलाश का मतलब यह देखिए, त का मतलब त वर्ग हो गया, त वर्ग, ल हो गया प्लस स हो गया, तो तलाश, ठीक है ना। तो यहां पर तलाश हो जाएगा, दंत का तलाश, ठीक है ना। अब देखिए अगला बात, ओष्ठ से बोलने वाले, जितने भी ओष्ठ से बोलने वाले वर्ण को उनको ओष्ठ वर्ण कहेंगे। अब खूब ध्यान से सुनो मेरे भाई, ओष्ठ का हम याद रखेंगे उपोष्ठ, उपोष्ठ। अब देखो ऊ से तो हो गया छोटी ऊ और बड़ी ऊ, पोस्ट माने प वर्ग, लास्ट में ओष्ठ आ गया, यानी उपोष्ठ से क्या हो जाएगा, छोटी ऊ बड़ी ऊ और प्लस प वर्ग। इतना तो क्लियर हो गया ना। अब देखो अनुनासिक वर्ण किसको कहा जाता है, इसी में नाम आ रहा है, नाम से हो रहा है अनुनासिक, नासिक का मतलब नाक, तो जो वर्ण नाक के सहायता से बोला जाता है उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। तो अनुनासिक वर्ण के अंतर्गत पंचमाक्षर आएगा। पंचमाक्षर किसको कहा जाता है, जितना भी हम वर्ण वर्ग 5 को देखे ना, तो उसका जो अंतिम अक्षर होता है, जैसे अंग, य, म, न, ड़, बात समझ रही, ये अड़, इसको हम बड़ी न, छोटी न, बात समझ रहे, इस नाम से अड़ के नाम से जानते हैं, हम छोटे में अड़ पढ़ते थे, ठीक है ना, न, अड़, न, ठीक है ना। तो इसलिए पंचमाक्षर जो होगा उसको अनुनासिक। और दूसरा अनुस्वार और चंद्र बिंदु, जैसे अनुस्वार किसी भी वर्ण के ऊपर ऐसे रहता है ना, और चंद्र बिंदु ऐसे रहता है, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी नाक से बोले जाने वर्ण है, इसलिए इनको अनुनासिक या पंचमाक्षर वर्ण भी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, इतना तो बात समझ गए ना, एकदम बवाल तरीका से। अब देखिए, अब कुछ ऐसे वर्ण हैं, आप खुद ध्यान दीजिए, जो संयुक्त वर्ण है, संयुक्त वर्ण है। तो संयुक्त वर्ण कहने का मतलब ये होगा कि दो अलग अलग तरह के वर्ण के मिलने से बना है। तो जब दो अलग अलग तरह के वर्ण के मिलने से बना है तो उसका उच्चारण भी क्या होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग अंगों से होगा, जाहिर सी बात है। तो कंठ और तालु से, कंठ तालव्य यानी कंठ और तालु की सहायता से बोले जाने वाला। आप खूब ध्यान दो कि यहाँ पर ए छोट, जो ए बनता है वो अ प्लस ई या बड़ी ई के मिलने से बन जाता है। उसी तरह ए भी बनता है तो वो अ या आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई मिलता है तब बनता है। तो खूब ध्यान देखो, अ का उच्चारण स्थान, अ या आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, जैसे हम पढ़ते थे अकुह, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ते थे इचु एसा, तो इचु एसा किससे, तालव्य से यानी तालु से बोला जाता था। तो देखिए अ जो हो गया कंठ से, ई हो गया किससे, तालु से, अ और ई मिला करके ए बना है, इसीलिए ए का उच्चारण कंठ और तालु से हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, इतना बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए
कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ से मिलके बना हुआ है। तो अब देखो ओष्ठ का मतलब सिंपल बात है कि ओष्ठ, तो उपोष्ठ हम क्या बोलते थे, उपोष्ठ। एक मिनट रुक जा भाई, हम बोल दिए उपोष्ठ। क्या हो रहा है? ठीक है, हम क्या बोलते हैं उपोष्ठ, तो ऊ आ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये देखो कि ओ का ओ जो होगा इसका निर्माण कैसे होगा। तो याद करो और अ या आ के साथ, अ या आ के साथ छोटी ऊ या बड़ी ऊ मिलेगा तो ओ बन जाता था। उसी तरह अ या आ के साथ छोटी ऊ या बड़ी ऊ मिलेगा तो ओ बन जाता था। तो अब इसमें दिमाग लगाना कहाँ है यार। तो अब समझना ये है कि अ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा, इसीलिए हम उसको दंतोष्ठ बोलेंगे, सॉरी कंठोष्ठ बोलेंगे, यानी कंठ और ओष्ठ से मिलाकर बनने वाला को कंठोष्ठ बोल देंगे। और एक और याद रखिएगा, वह एक ऐसा उच्चार मतलब वर्ण है जिसका उच्चारण दांत प्लस ओष्ठ, यानी दांत प्लस ओष्ठ के मिलने से बनता है, दंतोष्ठ। तो वह को हम क्या बोलते हैं, दंतोष्ठ बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, उसको याद रखने वाली चीज है। अब देखिए इस उच्चारण स्थान को एक तालिका बना के आपको दे दिए है, इसको आप आराम से याद कर सकते हैं। बस अब देखिए नहीं, हम पूरा ट्रिक भी आपको अब बोर्ड पे एगो बता देंगे अलग से, ठीक है ना। और ये आप याद कर लीजिएगा कैसे बोला जा रहा है एग्जाम में। आप अगर एक जगह रखे रहिएगा इसको, अगर एक जगह नोट्स रखिएगा तो कभी भी एक बार आप इसको क्या कर सकते हैं, एग्जाम के समय में रिवीजन मार के जा सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर 3 नंबर का तो क्वेश्चन आराम से आ जाता है, ठीक है ना। तो आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। तो हम ट्रिक देख लीजिए, कंठ से क्या होगा, अकुह, तालु से क्या हो जाएगा, इचू ऐसा, मूर्धा से क्या हो जाएगा, ऋतु रेसा, उसके बाद मूर्धा के बाद क्या आ जाएगा आपको, दंत, दंत से क्या हो जाएगा, तलाश, ठीक है ना। उसके बाद ओष्ठ से क्या हो जाएगा, उपोष्ठ। बस समझे कि नहीं, इतना बिल्कुल आसान है यार, एकदम गर्दा बड़ा मचा सकते हैं। और दंतोष्ठ से क्या हो जाएगा, व का उच्चारण दंतोष्ठ से। कंठ और तालु से किसका हो जाएगा, ए और ऐ को। कंठ और ओष्ठ से किसका हो जाएगा, ओ और औ को। बस समझे कि नहीं। तो ये दिमाग लगाने वाला। नाक और मुख से, यानी नाक से मेन जो काम होता है नाक का, तो पंचमाक्षर, अनुस्वार और चंद्रबिंदु, ये मुख्य रूप से। तो इतना तो आपका क्लियर होगा कि ये आप समझ गए कि कैसे वर्णों का क्या हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, कितना इंपॉर्टेंट जो है। आपको जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको इससे बाहर नहीं आते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो फिर आपका ये वर्ण का वीडियो जो होगा आपके लिए बिल्कुल बवाल मचा सकता है, ठीक है ना। एग्जाम में कहीं भी जाइए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए। चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बवाल मचाते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।